बजट तो आ गया। बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हुई। इसे बहुत अच्छा बजट भी बताया गया सत्ता पक्ष की तरफ से। खास तौर पर तो विपक्ष तो जैसे हमलावर पहले से ही दिखाई दे रहा था। फिर विपक्ष ने इस पर बड़ी बैठक की, पूरी रणनीति को तैयार किया गया, उन तमाम पॉइंट्स को निकाला गया जिन पर हमला किया जा सकता है। और देखते ही देखते बजट पर लगातार विपक्ष का हमला देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है और विपक्ष लामबंद होकर इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। भेदभाव की बात कही जा रही है। सिर्फ बिहार, आंध्र प्रदेश क्यों, देश के अन्य राज्यों का क्या? कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नाराज हो गए। तमाम बातें हैं, इनको जरा समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे जिनके जरिए हम समझेंगे कि जो बजट रखा गया उसमें सचमुच, क्योंकि हम देखते हैं कि बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं, बहुत सारी बातें हैं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कि जो फायदे की साबित होंगी आने वाले समय में और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी मानी जा रही हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो बजट में समझ में नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं पड़ रही, तो उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश किया। लगातार 7वां मौका था उनके लिए जब उन्होंने देश का यह बजट पेश किया। एक रिकॉर्ड है अपने आप में। इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि अगले 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। युवाओं का कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। सरकार ने रोजगार से जुड़ी 3 योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है। इन योजनाओं के तहत सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ई वाउचर उपलब्ध कराएगी, जिसमें ऋण राशि का 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र के लिए लोन गारंटी स्कीम लाने का ऐलान किया गया है। इसके तहत 100 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए गारंटी की जरूरत नहीं होगी। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन किया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। वहीं कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती की गई। एंजल टैक्स खत्म किया गया, ये एक बड़ी घोषणा थी। तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस बजट में देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपना 7वां बजट पेश कर दिया। इस बजट से आम आदमी को काफी उम्मीदें थीं और बजट में वित्त मंत्री ने भी आम लोगों को निराश नहीं किया। बजट में किसानों से लेकर छात्रों तक, मिडिल क्लास से लेकर महिलाओं तक सबको राहत देने की कोशिश की गई। इस बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उसमें रोजगार, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लिए रोड मैप को दर्शाया गया। As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata, the poor, women, youth and the farmer. For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over cost. वहीं बजट में किए गए प्रावधानों पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताई है और कहा है कि ये बजट देश को समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ये शक्ति देने वाला बजट है। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। इस बजट की अगर बड़ी बातों पर गौर करें तो इसमें गरीबों को 5 साल और मुफ्त राशन मिलेगा। कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़ का पैकेज, 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। रोजगार से जुड़ी 3 नई योजनाएं होंगी शुरू। एमएसएमई क्षेत्र के लिए लोन गारंटी स्कीम, महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का आवंटन, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ी,
कैंसर की दवाओं और मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में कटौती। मोदी सरकार के लिए ये बजट बेहद महत्वपूर्ण था। इसमें जहां देश के विकास के लिए नई लकीर खींचनी थी, तो वहीं रोजगार और किसान जैसे बड़े मुद्दे थे, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर था। लेकिन इस बजट में सभी वर्गों को खुश रखने की कोशिश की गई और बहुत हद तक सरकार इसमें कामयाब भी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, इस पर बहुत चर्चा हमने की, इस पर हमने प्री बजट भी काफ़ी चर्चा की है और जब बजट आया उसके बाद इसकी एनालिसिस भी की है। लेकिन आज ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि विपक्ष को एक आधार मिला और विपक्ष बहुत पुरजोर तरीके से इस बजट का विरोध कर रहा है। इसमें कुछ बहुत मोटे मोटे तथ्य दिखाई देते हैं, जैसे कि जो कांग्रेस शासित और विपक्ष शासित जितने राज्य हैं वो भेदभाव की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार पर ही इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया, आंध्र प्रदेश पर ही इतना स्ट्रेस क्यों दिया गया। तो किसान भाइयों की भी कई ऐसी अपेक्षाएं थी जो शायद एड्रेस नहीं हो पाई। हालांकि 1.5 लाख करोड़ का बजट जो दिया गया है उससे ये तो स्पष्ट है कि कई योजनाएं होंगी, उसमें फिर कहां कहां किस किस मद में ये सारे काम होते हैं वो भी जानना बहुत दिलचस्प होगा। मिडिल क्लास को लेकर आप देख रहे हैं कई चीज़ें वायरल हो रही हैं, कई लोग उसमें मजाक भी उड़ा रहे हैं कि मिडिल क्लास को क्या मिला है क्या नहीं मिला है, जैसे बहुत सारे जोक्स भी आप देख रहे हैं और ये हर बार होता है बजट में। तो मेरे साथ एक बड़ा अच्छा पैनल जुड़ रहा है और ये इंडस्ट्रीज़ के जानकार हैं, अलग अलग फील्ड्स के जानकार हैं, तो आपको बेहतर तरीके से इस बजट को समझाएंगे आसान भाषा में। इसमें मदद करेंगे आशीष कुमार जैन साहब, एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर आशीष सरकार लगातार हमारे साथ बने रहे हैं, कई पैनल्स में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर सरकार, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इसी तरह से मास्टर शिवराज सिंह ने कई बार कई मौकों पर हमारी मदद की है कि किसानों के मुद्दों को समझे और बड़ी ज़मीनी बात करते हैं, पॉइंट वाइज बात करते हैं, गैर राजनीतिक बात करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आज उनसे भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरुआत डॉक्टर सरकार आपसे करना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि थोड़ा इकोनॉमिस्ट की नज़र से इसको समझना ज़रूरी है कि विपक्ष को ये जो आधार मिला इतना सब कुछ देने के बाद जब बजट पढ़ा गया बड़ा अच्छा लगा, जब बजट को थोड़ा एनालाइज कर रहे थे तब भी अच्छा लगा कि एमएसएमई सेक्टर की बात हो, युवाओं को एड्रेस किया जा रहा है, किसानों को भी कुछ, सबको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। और मिडिल क्लास जो है वो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि कमाई और खर्चा दोनों देखना है तो कमाई पर एकदम से रोक लगा देंगे ये भी नहीं कर सकती सरकार, आएगा कहां से जब खर्चा करने के लिए हमारे पास हो। तो ऐसे में जो विपक्ष के आधार हैं वो कितने मजबूत हैं और किन किन जगहों पर आपको लगता है कि नहीं, हाँ ये वाजिब बातें हैं, ये इनको एक मुद्दा मिला है जिस पर वो इस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं? ये वर्तमान बजट सर्वस्पर्शी, सर्व सुखदायी और सभी समस्याओं को समाधान करने की पुरजोर कोशिश। देश के सामने आर्थिक संकट आते रहते हैं और देश सदा ही उन संकटों को जूझने के लिए तैयार रहता है, कमर बांध के लड़ता है और उसी प्रक्रिया में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। जो लोग इस बजट का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस बजट में जो खामियां हैं और उसके निदान के विषय में अपना एक श्वेत पत्र जारी करें और ये बताएं कि इस बजट में जहां जहां जो जो प्रावधान हुए हैं क्या वो सामान्य जन को लाभदायक नहीं है और कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो छूट गए। केवल मात्र विरोध के लिए विरोध करना है, सत्ता में हम नहीं है इसलिए पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़े बिना ही हम विरोध करेंगे। अभी तो केवल मात्र कल भारत सरकार ने के वित्त मंत्री ने अपना भाषण प्रस्तुत किया है। बजट का पूरा जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट को अच्छे से अच्छा अर्थशास्त्री भी 15 दिन में पढ़ के समझ नहीं पाता। इसलिए मैं उनसे निवेदन ये करूंगा, केवल मात्र भाषण के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया न दें। आप पहले बजट डॉक्यूमेंट को अपने पब्लिकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लें, उसका अध्ययन करें और उसके बाद में वो सूक्ष्म प्रतिक्रिया दें। और मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूं, कल से आपने किसी ऐसे विरोधी अर्थशास्त्री को जो इस बजट का विरोधी है उसको आप नहीं बैठा रहे हैं।
मैं उनको चुनौती देता हूं, जो लोग जो अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहे हैं, मैं आपके स्टूडियो में बैठकर या जूम मीटर पे जैसे भी आप कहेंगे, उस पे उनको सारे प्रश्नों का उत्तर खुल के देना चाहता हूं। केवल मात्र देश के अंदर एक निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना, बजट के विरुद्ध में बातें करना, अगर विदेशों के बजट आप पढ़ें, और यही नहीं एशियाई देशों को तो छोड़कर यूरोपियन देशों के भी बजट देखें, तो उसके सामने हमारा बजट कई गुना बेहतर है। और इतने बेहतर, ठीक है डॉक्टर आशीष सरकार, आप भी पैनल पर रहे और मेरे साथ मुझे याद है कल डॉक्टर प्रोफेसर नंदिनी दत्ता भी थी, जानी मानी इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी कंसर्न रखी थी, महिलाओं को लेकर अपनी बातें रखी थी, कुछ चीजें उनको ठीक नहीं लगी थी। तो ये सबके अपने विचार होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो देश की सरकार होती है वो हमेशा पूरे देश के विकास को ही चाहती। भाई सरकार जो है वो देश का भला ही चाहेगी, आगे विकास देखना चाहेगी, और संतुष्टि असंतुष्टि की बात है तो सबको खुश कर पाना किसी के लिए मुमकिन नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो हम आज बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि जो नाखुशी हुई है, कुछ थोड़ा सा बिहार पर फोकस ज्यादा रहा है, क्योंकि एक गठबंधन धर्म का पालन करना, मैं पॉलिटिशियंस के साथ भी बैठा, तमाम राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ भी बैठा, उन्होंने पार्टी की बात को रखा, स्वीकार भी किया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि हाँ हम राजनीतिक धर्म गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। इस सबके बीच में गुंजन तनेजा जी का भी मैं स्वागत करता हूं, एंटरप्रेन्योर हैं और महिलाओं को भी इस पैनल पर रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है महिला किसान, तो दोनों ही मेरे साथ में अब पैनल पर हैं, पैनल बड़ा मजबूत हो गया है। शिवराज जी, आपने तो कई मुद्दे रखे थे, अब किसानों को लेकर जब धीरे धीरे बात होती रही, क्योंकि हम किसानों के मुद्दे पर इतनी बात करते रहे, हमने बड़ी डिटेलिंग में बात की, तो कल कुछ फैक्ट्स आए, कुछ किसान नेताओं ने बात रखी कि यूरिया के ऊपर जो है वो सब्सिडी दी जानी चाहिए थी, छूट दी जानी चाहिए थी। फिर बीजेपी प्रवक्ता आए बाद में, उन्होंने कहा दी गई है, अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। अब अगर थोड़ा बजट में किसानों की स्थिति जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की बात की गई है वो समझ में आया हो, तो थोड़ा सा किसान भाइयों को भी बताएं, लोगों को भी बताएं कि ये कहां जा रहा है, किस मद में है, किन चीजों पर काम हो रहा है। जी धन्यवाद। देखो, विपक्ष का काम तो विरोध करना है, कोई कितना अच्छा कर ले, विपक्ष को तो विरोध करना है, लेकिन हम ना विरोधी है और ना सपोर्टर है। ये सच्चाई है, कोई भी सरकार रही है जो विपक्ष में रहा है उससे गरीब मजदूर किसान की याद आई है, और जब सत्ता में चले गए तो वही किसान को भूल गए। आज देश का अन्नदाता कम से कम 50 साल पीछे है। किसान का भला जब तक नहीं होगा, जब तक पटल पे काम नहीं किया जाएगा, भले ये कितने करोड़ रुपए का बजट पास कर दे। हमारे कुछ मुद्दे ऐसे जिन पे तो 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है बजट में से, और किसान का उद्धार हो जाएगा। जैसे कि जो सब्सिडी किसान को एग्रीकल्चर पार्ट्स पे दी जाती है, वो ऑथराइज डीलर के द्वारा दी जाती है, और ऑथराइज डीलर जो होते हैं वो उस पर पहले ही एग्रीकल्चर पार्ट्स पे जोड़े रेट बढ़ा देते हैं, तो जो सब्सिडी है वो ऑथराइज डीलर के पेट में चली जाती है। इस काम को बंद किया जाए, किसी भी डीलर से किसान अपना पार्ट खरीदे। दूसरा, मिट्टी की जांच होती है, बहुत सारा पैसा बजट में से मिट्टी की जांच पर लगता है, लेकिन वो मिट्टी की जांच वापस किसान तक रिपोर्ट नहीं मिल पाती है। मिट्टी जांच होने चली जाती है, लेकिन आज तक किसी किसान को मिट्टी की जांच वापस नहीं मिली। तीसरा, जैसे ये नैनो यूरिया को जबरदस्ती लगा रहे हैं, अरे भाई किसान को अपनी फसल में क्या लगाना क्या नहीं लगाना, ये पाबंदी हटा दी जाए कि भाई तुम नैनो यूरिया कंपलसरी लोगे जब आपको डीएपी मिलेगी, या ये बीज आपको जब मिलेगा जब आपको नैनो यूरिया। ये क्या बीमारी है नैनो, हम तो नहीं लगाने चाहते, जबरदस्ती हमें क्यों दिया जाता है। तीसरा ये है कि जो हमारे विकास खंड हैं उनमें उच्च क्वालिटी के बीज नहीं आते, और बीज भी आते हैं तो समय पर नहीं मिलते। चौथा ये है, जो प्राइवेट कंपनी है ये जो कीटनाशक दवाई बना रही है, कितनी प्रकार ये शिकायत आई है कि कीटनाशक दवाई इतनी जहरीली हो गई है कि पूरी फसल ही फूक गई है उससे, और कंपनी पर आज तक कोई केस नहीं हुआ है कि तुमने इतनी खतरनाक दवाई क्यों बना दी जो फसल को नुकसान कर गई। आगे मैं आपको बताऊं कि आज 40% देश की फसल आवारा पशुओं के द्वारा नष्ट हो रही है, जैसे कि घड़ रोज है, छुट्टा सांड है, गाय है, वो बांझपन के द्वारा ज्यादा उनको छोड़ा जा रहा है क्योंकि गर्भ धारण समय से नहीं कर पाती है, बांझपन का रोग उनके अंदर बहुत ज्यादा हो गया है। जंगली सुअर हैं, ये फसलों को अब बहुत, देखिए आपने आवारा पशुओं, भंडारण, ये विषय आपने कई बार उठाए हैं, लेकिन जैसे तकनीक की बात की गई है, तकनीक को ज्यादा, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, साथ ही साथ में हम देख रहे हैं ड्रोन टेक्निक्स हो या अन्य तकनीकें हो जो किसान भाइयों का फायदा कर पाए, उनकी बात हो रही, तो ये आपको कितना व्यावहारिक लगता है अभी?
मैं ये कह रहा हूं, आज देहात का जो आदमी जो गांव देहात में रह रहा है, दिल्ली में बैठ के तो बजट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन गांव में जब बैठोगे, पहले हम भी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा होती थी सरकारी स्कूलों में। आज गांव के गरीब आदमी की शिक्षा दूर हो गई है उसकी पकड़ से। अब प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया है। आयुष्मान योजना निकाली है, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आयुष्मान योजना के कार्ड जिनकी 3 लाख रुपए से आय कम है, सबको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कितने बच्चों का नहीं बना है जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं है, बच्चों के नाम राशन कार्ड में नहीं है। कितने परिवारों का नहीं बना है, उनकी आय बहुत कम है लेकिन उनको नहीं बना है। ना सारी बीमारी उसमें आती है, ना ओपीडी की दवाई उसमें मिलती है, और ना सारे अस्पताल उसमें आते हैं। मैं तो कह रहा हूं आयुष्मान अच्छी योजना है, सरकार का धन्यवाद करता हूं, लेकिन इसमें सुधार की जरूरत है। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड की तर्ज पर शिक्षा कार्ड की भी जरूरत है, जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में गरीब आदमी अपने बच्चे को शिक्षा कार्ड से, जैसा मैंने कहा था कि देखिए मास्टर शिवराज जो हैं वो व्यवहारिक बात करते हैं, वो जमीन पर क्या स्थितियां हैं उनको मुद्दों को रखते हैं, जितनी बार भी मंच पर बैठे। और थोड़ा मैं विस्तार से समझूंगा क्योंकि किसानों का मुद्दा ऐसे एक बार की बातचीत में खत्म नहीं होगा, तो मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। जैन साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुंजन जी भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं दोनों। तो जैन साहब पहले आप बताएं, सभी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऐसा भी हो जाता तो अच्छा है, या कुछ अपेक्षा रही हो जो मिस हो रही हो? अगर उद्यमियों की बात करूँ तो उद्यमियों को सरकार ने काफी अच्छा कुछ दिया है, बट इन जनरल पब्लिक की बात करूँ तो जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया, तो वो एक मेजर इश्यू है जिससे लोगों की जेब में काफी फर्क पड़ेगा। एक इंडेक्सेशन बेनिफिट था तो वो महंगाई के हिसाब से टैक्स कम लगता था, लेकिन सरकार ने इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा के उसको वो थोड़ा सा वहाँ पे है, और टैक्स के अंदर कुछ अच्छी रिफॉर्म्स देखने की उम्मीदें थी, तो वो टैक्स में रिफॉर्म्स नहीं हुए। बाकी उद्यमियों के लिए मुद्रा लोन को बढ़ा के इन्होंने 10 लाख से 20 लाख कर दिया, 100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी है, तो उद्यमियों के हिसाब से काफी अच्छा है। प्राइवेट पब्लिक मोड के ऊपर ई कॉमर्स के हब बनाने जा रहे हैं, लोग कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, बट टैक्स के हिसाब से थोड़ा सा जो बजट था वो थोड़ा सा अच्छा होने की उम्मीद ये थोड़ा सा समझाइए ना कि टैक्स के हिसाब से आपको ये लग रहा था, और थोड़ा जो आसान भाषा में समझ में आए, क्योंकि आप लोग इस टर्मिनोलॉजी को जानते हैं, बहुत से दर्शक नहीं समझते, वही मीम्स देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो कुछ वायरल हो रहा है कि टैक्स में ये अपेक्षाएं थी और ये पूरी नहीं हो पाई। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू महंगाई के हिसाब से बढ़ती थी, तो उसके अंदर इनकम टैक्स में महंगाई को एडजस्ट करने का ऑप्शन था इंडेक्सेशन। अभी वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है। आप 1 लाख की प्रॉपर्टी को 4 साल बाद जो 5 लाख पे बेचते हैं, तो अब आपके सीधा 4 लाख पे टैक्स लगेगा। पहले ये होता था वो आपको 1 लाख से जो महंगाई की दर है उसके हिसाब से आपकी वैल्यू एडजस्ट होती थी, फिर वो आपकी परचेस कॉस्ट निकाल के बाकी के ऊपर टैक्स लगता था। अभी सीधा इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है वो खत्म कर दिया, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा टैक्स में फर्क आएगा। जी, बहुत बढ़िया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए। डॉक्टर सरकार, आपने एक चुनौती की बात कही थी। देखिए यहाँ पे कोई वो कंपटीशन नहीं है, लेकिन अगर इसको डिबेट की तरह लिया जाए तो किसानों की तरफ से बहुत से मुद्दे आए हैं। आपने देखा मास्टर शिवराज ने कैसे बताई हैं चीज़ें, जैन साहब ने भी टैक्सेशन को लेकर एक बात कही। मैं चाहूँगा कि एक अर्थशास्त्री के तौर पर, वो भी तब जब आपने कहा था कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया, और इसमें नो डाउट कि ये बहुत बढ़िया दिखाई पड़ता है, पर ये जो चीज़ें एड्रेस नहीं हुई है, जिनको लेकर शिकायतें आ रही हैं, उनका क्या? देखिए, एक भारत के नागरिक के नाते हम सब टैक्स देते हैं, वो चाहे वैट के रूप में हो, चाहे इनकम टैक्स के रूप में हो, या ट्रॉय के रूप में और किसी तरह के टैक्स के रूप में हो। यहाँ तक कि हम नगर पालिका में भी टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं। टैक्स देना हमारा काम है, हमारा दायित्व है, क्योंकि सरकार जो हमें सेवाएं देती है उसके लिए उसको कहीं ना कहीं आर्थिक प्रयोजनों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम टैक्स देते हैं। हर बार किसी जगह पर टैक्स की छूट दी जाती है तो किसी जगह पर टैक्स बढ़ाया जाता है। और आप समझ रहे हैं कि इस देश का जो की जनसंख्या है और साधनों की जो भरमार हो रही है, उसके लिए बहुत सारा विकास भी करना है। इसलिए धीरे धीरे कुछ कुछ जगह पर टैक्स बढ़ाया भी जा सकता है, और बढ़ाया गया है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि टैक्स घट गया है और हम बड़े सुखी हो गए। और दूसरी बात यह है कि हम आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। आज जो व्यक्ति आज से पहले जब हम मंदिर जाते थे तो 5 का सिक्का चढ़ाते थे,
आज 500 रुपए चढ़ाने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत महसूस नहीं होती है। समय बदल रहा है। जो बच्चा स्कूल जाता था पहले वो चवन्नी लेके जाता था, आज वो मिनिमम 100 का नोट लेके जा रहा है। सर तो अब स्कूल में हजारों में फीस भी जाती है, हमारे आपकी तरह कुछ 100, 200, 500 रुपए में पढ़ाई नहीं होती है बच्चों का। आपने जैसे ही बोला तो रूह कांप जाती है मिडिल क्लास के लोगों की, अरे स्कूल को इतने हल्के में मत लीजिए। लेकिन हम जब जाते थे तो पट्टी बुदक्का लेके जाते थे। हाँ वही कह रहा हूँ, अब बदल गया तो। और आज वो लोग एसी रूम में बैठ रहे हैं सर, वो बढ़िया एसी के अंदर बस में जा रहे हैं। उनकी मैडम बहुत स्मार्ट होती हैं। हमारे पंडित जी हुआ करते थे, हम टाट पट्टी पर बैठते थे, वो पट्टी भी घर से। हालांकि ये तो एक पूरी चर्चा का एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि मास्टर शिवराज अभी आपको बताएंगे कि गांव में अभी भी ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, वो ऐसे स्कूल, वो इस पर सहमति भी जता रहे हैं, तो इसे नॉडिंग के साथ में इससे ये स्पष्ट होता है कि हालात जो है वो हमारे तो बदल जाते हैं कई बार, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत लोगों के हालात वैसे बरकरार रहते हैं। लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, किसानों पर भी आपसे पूछना है, क्योंकि मास्टर शिवराज जी ने कई बातें कही थी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि गुंजन जी बड़ी देर से सबको सुन रही हैं और मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले उनको भी शामिल कर लेता हूं। वैसे महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे पहले होना चाहिए, लेडीज फर्स्ट कहते हैं, लेकिन यहां पर सबसे अंत में वो बोल रही हैं पैनल पर। गुंजन जी, आप महिला भी हैं, महिलाओं के विषय में चिंता भी इस बार जताई गई है, महिलाओं को सशक्त करने की बात हर बार कही जा रही है। थोड़ा बजट समझाइए जितना आपको समझ में आया है। हालांकि डॉक्टर सरकार कह चुके हैं पढ़ने में 15 दिन लग जाते हैं एक इकोनॉमिस्ट को, लेकिन मोटे मोटे तौर पर महिलाओं के लिए और खास तौर पर महिला उद्यमियों के लिए क्या है? आई थिंक सबसे पॉजिटिव चीज तो जो एंजल टैक्स को हटाया गया एज एन एंटरप्रेन्योर और एक एमएसएमई कंपनी में ओनर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव स्टेप है। एंजल टैक्स, ग्रोथ कैपिटल को आप टैक्स नहीं कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी चीज जो हुई है इस बजट में, विच इज वेरी पॉजिटिव। आई थिंक ये पूरी इंडस्ट्री और पूरी एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की तरफ से हम लोग की गुहार थी, जो कि बजट में सुन ली गई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक बहुत पहली बार शायद किसी बजट में ग्राउंड लेवल इश्यूज जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स या फिर जॉब सेक्टर में क्यों नहीं लंबा टिकती हैं, हर साल इतने ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं, उसका रीजन आपकी फैमिली और क्या कहते हैं सेफ्टी बहुत बड़ा है। आज हॉस्टल्स की जब बात हो रही है, क्रैशेस की बात हो रही है, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव आउटलुक टू अ प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तक सिर्फ जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती थी या वुमेन सशक्तिकरण की बात होती थी तो आप फाइनेंशियल एड की बात करते थे कि वुमेन लेड बिजनेसेस को फाइनेंशियल एड एक्स्ट्रा मिलेगा। आप बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कीम्स थे कि आपको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिलेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो रूट कॉज है, जो कि महिलाएं लंबे टाइम तक काम इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं कर पाती, वो यही है कि जब फैमिली होती है तो आपको अपने बच्चे की बहुत ज्यादा टेंशन होती है कि वो सेफ है या नहीं है घर। और अब जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, हमारे पास अब वो विलेज नहीं रहा है। पहले कहते थे इट टेक्स अ विलेज टू रेज द चाइल्ड, तो अब हमारे पास वो विलेज नहीं है। अब हम न्यूक्लियर फैमिली में अकेले माँ बाप बच्चों को रेज कर रहे हैं, तो हमें सेफ सिस्टम्स चाहिए। वाइल हॉस्टल्स एंड क्रैश इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और अगर आप यूरोपियन देशों में भी देखेंगे, एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री और रेगुलेटरी बॉडी है जो कि स्टेट रन क्रैशेस को और हॉस्टल्स को मैनेज करती है। उनके जो क्वालिटी है, उनके जो ट्रेनिंग्स एटसेट्रा, इन सब पे फोकस किया जाता है, उनकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, सब कुछ होती है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उस तरफ एक अनाउंसमेंट हुई है, बट मैं और देखना चाहती हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कितना स्ट्रॉन्ग रहता है। यही बात तो मास्टर शिवराज जी भी कह रहे थे कि किसानों की बात तो बहुत होती है, लेकिन क्रियान्वयन में वो जमीन पर कितना दिखता है उससे कुछ शिकायतें उनकी रहती हैं। तो डॉक्टर सरकार से इस पर मैं जरूर प्रश्न लूंगा, किसानों पर भी बात करूंगा। साथ ही साथ में एंजल टैक्स जिसकी बात अभी हुई है, वो भी मैं गुंजन जी जो कह रही थी, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम वो रहा है, उस पर हम तमाम बातें करते रहे हैं। यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स जो होते थे वो एमएसएमईज या
स्टार्टअप्स को खासतौर पर, यानी छोटे व्यवसायी को फंड करते थे। कई बड़े व्यवसायी या इन्वेस्टर्स, उनको टैक्स देना पड़ता था, वो डिस्करेज होते थे। अब वो टैक्स हटा दिया गया है तो इससे एनकरेजमेंट बढ़ेगा, यानी जो नए आइडियाज हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उनको इन्वेस्टमेंट मिल पाएगा। तो इसको एक बहुत अच्छी पहल माना जा रहा है, खासतौर पर रोजगार से अगर सीधे जोड़ा जाए, क्योंकि यह माना जा रहा है कि एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर कोई तैयार नहीं करेगा, वो रोजगार के कई अवसरों को भी पैदा करेगा। डॉक्टर सरकार ने अपनी बातें रखी। उन्होंने ये भी कहा था कि ये चुनौती है कि कोई भी इकोनॉमिस्ट हो जो इसके खिलाफ जाए तो उससे वो बात कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म में ये देश के लिए बहुत ही अच्छा बजट दिखाई पड़ता है। इंडस्ट्रीज इससे काफी खुश हैं। इंडस्ट्रीज का मानना है कि खासतौर पर महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो उनके लिए आने वाले समय में संभावनाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि वो लंबे समय तक काम कर सके। उन्हें परिवार भी संभालना होता है, कामकाज भी देखना होता है। लेकिन इस सब पर कांग्रेस का विरोध जारी है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस पर क्या कहा है, वो जरा सुनवा देते हैं। ये जस्ट टू सेटिस्फाई उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है? सड़क भैया अरे सबको कुछ नहीं दिया है। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्राण और 90% से अधिक लोग अलग अलग कर दिए गए हैं। बजट बीजेपी की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। परंतु मोदी सरकार का बजट केवल और केवल बीजेपी की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया। देखिए, जो हमने बातचीत की, हालांकि हम राजनीतिक पैनल के साथ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी बातचीत अभी तक मेरी हुई, चाहे वो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बात हुई हो या एक्सपर्ट से हुई, सभी का मानना है कि विपक्षी दल जो है वो अपना कार्य करेंगे, वो तो विरोध करेंगे। और इसमें विरोध का एक बहुत प्रमुख मुद्दा जो बनाया गया है, जिसको लेकर इतना बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, आपने देखा बिहार को बार बार स्ट्रेस करके कहा गया। वित्त मंत्री जी ने जब बजट को पेश किया तो ऐसा लग रहा था कि वो जचाना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि देखिए बिहार के लिए ये किया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश के लिए भी इसी तरह से बात हुई। बड़ा हिस्सा दिया गया है दोनों राज्यों को। विशेष राज्य के दर्जे की मांग हो रही थी, वो तो संभव नहीं हो पाया क्योंकि उसमें कुछ कानूनी अड़चनें थी। इसको नीतीश कुमार ने बड़ा स्वागत योग्य कहा कि बिल्कुल वैसा ही हो गया, जो कुछ हम चाहते थे वो सब कुछ मिल गया है। तो अब इसको सत्ता बचाने का, कुर्सी बचाने का और सिंहासन बचाने का, जैसा कि खड़गे कह रहे थे, बजट बताया जा रहा है। तो डॉक्टर सरकार, इस पर एक टिप्पणी जरूर चाहूंगा कि पूरे देश में, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, हालांकि आंकड़ों में हम नहीं जाते, वो कह रहे हैं 90% देश को अलग थलग कर दिया गया। बिहार, आंध्र प्रदेश भी हमारे देश का हिस्सा है। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसका फायदा मिलता है। फिर भी दो राज्यों पर किसी बजट का फोकस हो जिनको स्ट्रेस करके नाम लिया जाए, ऐसा बहुत कम देखा गया, बहुत रेयर देखा गया है। इसमें राजनीतिक मजबूरी तो दिखती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं सबसे पहले निवेदन आपसे यह करना चाहूंगा कि जब कोई बजट का डॉक्यूमेंट पढ़ें तो वो पढ़ते समय क्लियर ग्लास वाले आईज को चश्मा लगा के बैठें। पॉलिटिकल ग्लास वाले चश्मे से तो बजट नहीं पढ़ा जा सकता जी। पिछले 10 सालों में अगर बजट खराब आया होता, और उन्होंने 10 बार पिछले 10 बजटों में बड़ा भारी विरोध प्रदर्शन किया है, अपने कपड़े फाड़े हैं, तो लेकिन अब फिर 11वीं बार फिर फाड़ रहे हैं। तो सवाल ये है कि अरे बजट में कुछ तो अच्छा होगा भाई, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट आया है, कहीं तो अच्छा होगा, एक तो तारीफ कर दो। बाकी अगर विरोध करना है तो कोई हो सकता है, मैं ये नहीं कह सकता हूं। बजट का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, वहां पे कोई राज्य छूट सकता है, कोई सेक्टर छूट सकता है, कोई विशेष विभाग छूट सकता है, कहीं पर टैक्सेशन में गलत रेशो लग सकता है। मैं गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, बजट में होते हैं और हुआ है, लेकिन इन टोटो बजट को नकार देना पिछले 10 सालों में, और भारत कहां से कहां आ गया बताइए। नहीं, ये तो खैर ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा, हम इस पे जा ही नहीं रहे। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मेरा सवाल ये था आपसे कि बिहार पर बार बार स्ट्रेस देना बात कर रहे हैं। अगर आप किसी वित्त मंत्री के, किसी अर्थशास्त्री की का विरोध कहते तो मैं मान लेता,
चूंकि ये पॉलिटिकल पार्टी विरोध नहीं, मेरा सवाल ये है, एक अर्थशास्त्री के नाते ही आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि बिहार पर बार बार स्ट्रेस देना, और बहुत, क्योंकि मैंने खुद कहा एक पत्रकार के नाते मैं भी ये कम देखता हूं कि किन्हीं राज्यों विशेषों का आप ज्यादा उल्लेख करें या ज्यादा दबाव के साथ उल्लेख करें, जरा कम देखने को मिलता, बस इतना सवाल था। देखिए, कुछ कुछ राज्य बीमारू हैं, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। बिहार बीमारू राज्य है आर्थिक रूप से। मिडिल ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको सहायता की जरूरत है, बहुत जरूरत है, वरना मिडिल ईस्ट जम्मू कश्मीर में बहुत सारी हम पहले से योजनाएं चल रही हैं, किया जा रहा है। तो जहां जहां पे जो राज्य कमजोर पड़ जाते हैं, कुछ पीछे पड़ जाते हैं, उनको कुछ विशेष सुविधाएं दे दी जाती हैं। इसमें वो हमारे भाई हैं आफ्टर ऑल। हाँ, हालांकि मतलब मुझे नहीं लगता कि बिहार और झारखंड की स्थिति बहुत अलग है, तो झारखंड का विरोध होना, वो नई नीति आयोग की बैठक में भी नहीं आएंगे, ऐसा अभी तक की तो खबरें ये है, तो वो उनकी स्थिति भी कोई बहुत ऐसी नहीं है, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की। हालांकि ये बड़ा लंबा डिस्कशन है और इस पर मैं एक स्टैंड तो समझ गया हूं। ये बात सही है कि कोई भी सरकार जब बजट देती है तो पूरे देश का ध्यान रखती है, लेकिन जैन साहब इस पर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये तो देश में, लेकिन पर्टिकुलर जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक पैसा लगाना देना, क्या ये विपक्ष को एक आधार देता है विरोध का? सर बिल्कुल ये आधार बनता है, क्योंकि 10 सालों से जब बजट आ ही रहा है, तब बिहार कहाँ गया था? जो इस बार सरकार, मिलीजुली सरकार बनते ही बिहार पे जोर चला गया। इतना टाइम भी बजट आया है, तब तो बिहार पे इतना फोकस नहीं रहा। तो इस बार नीतीश जी के शामिल होने से बिहार पे अलग से फोकस जा रहा है, तो थोड़ा सा विरोधाभास तो होता ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बड़े संक्षेप में जवाब दिया, लेकिन आपने एक बहुत गहरी बात कही। मास्टर शिवराज, आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा कि किसानों को लेकर आपने बहुत बातें रखी, बहुत सारे मुद्दे आए हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि एक फंड भी उनके लिए रखा गया है, लेकिन पर्टिकुलर किसी राज्य के किसान पर बात हो, ओवरऑल किसान पर बात हो, प्राकृतिक खेती की बात हो, तकनीक की बात हो, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की बात हो, यह ज्यादा महत्व का दिखाई देता है जब बजट या बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो बात करूंगा, जैसे गौतम बुद्ध नगर में जमीन 9, 10, 12 में एक्वायर हुई। ग्रेटर नोएडा से आगरे तक यमुना हाईवे चल रहा है, लेकिन उनके किसानों का संपूर्ण मुआवजा 12 साल बाद भी आज तक नहीं मिला है। जेवर एयरपोर्ट की जिनकी 3 साल पहले जमीन एक्वायर हो गई, उन किसानों को संपूर्णों को R&R का पैसा आज तक नहीं मिला है। जिनकी जमीन 9, 10, 11 में एक्वायर हुई, आज तक उनके कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं हुई है। जो गांव प्राधिकरणों के अंदर आ जाते हैं, महानगरों के अंदर आ जाते हैं, उनकी कोई पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन, उनकी व्यवस्था खत्म कर दी जाती है। दूसरा, देश में किसान आयोग का गठन नहीं है। कभी किसानों पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कोई चर्चा नहीं होती है। जैसे आवारा पशुओं के लिए कोई भी कृषि सुरक्षा दल जैसा गठन नहीं है। और पूरे देश में हमने ही मांग की थी, जैसे खेतों की खतौनी होती है, घरों की घरौनी बनाई जाए। घरों की घरौनी तो बनी, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी किया, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद किया। लेकिन जो गांव आज भी महानगर के अंदर हैं, यमुना विकास प्राधिकरण के अंदर है, नोएडा प्राधिकरण के अंदर है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर है, उनको घरौनी के लाभ से वंचित कर दिया गया। तो ऐसी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए जो गरीब आदमी को व्यवस्था से अलग ना किया जाए। उनको रोजगार की व्यवस्था करे, जिनकी संपूर्ण जमीन ले लिए उनके जो मुआवजे हैं वो उसको दिए जाए। ये नहीं जमीन पर कब्जा कर लिया जाए और मुआवजा ना दिया जाए। भूमि अधिग्रहण में जो गांव में 4 गुने की व्यवस्था की थी 2013 के कानून में, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से लगाया जाए। इसमें तो गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं हो रहा। किसान आयोग का गठन करने में क्या खर्चा है? तुम्हारे लोकसभा, राज्यसभा में अगर किसानों पर चर्चा हो जाए, इसमें क्या तुम्हारा खर्चा है? कृषि का लागत मूल्य कैसे घटे और किसान को उसकी फसल का संपूर्ण उपज मूल्य कैसे मिले? भाई, तुम दलहन और तिलहन बाहर से आयात करते हो, उस जो आयात पे पैसा लगाते हो उसको दलहन और तिलहन बढ़ावा में यही पैसा लगाओ। जो आवारा पशु उसको फसल को नहीं होने दे रहे हैं, उनके लिए कृषि सुरक्षा दल बनाओ, क्योंकि काफी फसल देश जो किसान पैदा करता है वो निर्यात भी होती है।
उन निर्यात से जो पैसा मिलता जी, है आपकी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये मुझे लगता है कि इसके लिए किसी बजट की जरूरत नहीं है। बजट के बिना भी बहुत, जैसे आपने कहा कृषि को लेकर सेशन होना चाहिए, तो वो सेशन की बात आप मुझे याद है कि आप लगभग सभी मंचों पर उठाते हैं कि इस तरह का एक सत्र होना चाहिए कि किसानों के बारे में बात हो। अच्छा सुझाव है। कई साथियों ने तो कृषि बजट अलग से रखने की बात भी कही ताकि और स्पेसिफिक काम हो सके कि आप किसानों के लिए फंड अलोकेट कर देते हैं, लेकिन अलग अलग कि फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जा रहा वो भी किसानों के मद में जुड़ गया, या कोई अन्य जगह पर जा रहा वो भी किसानों के मद में जुड़ गया। तो उसको यह भी कहा गया कि स्पेसिफाई हो कि हाँ, किसानों के लिए इन योजनाओं पर यह कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर सरकार के पास जाऊं उससे पहले गुंजन जी, आप वैसे तो इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपने कहा भी कि एमएसएमई के लिए। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सेटिस्फाई ऐसे होते हैं जो मुर्गी फार्म के लिए, सुअर फार्म के लिए और पालनों के लिए अलग से इस पैसे को, बजट को लोन के माध्यम से ले लेते हैं और पटल पे ना कोई मुर्गी फार्म है ना कोई सुअर फार्म है, वो पैसा हजम हो जाता है। व्यवस्था, आपने व्यवस्था और क्रियान्वयन पर प्रश्न उठाए, मैं समझ गया आपका प्रश्न, इसको समझेंगे थोड़ा सा। लेकिन गुंजन जी, इंडस्ट्रीज को लेकर एक मैंने ये देखा है कि एक तो वो किसान जो बिल्कुल हाड़ तोड़ कर मेहनत करता है, पसीना बहाकर मेहनत करता है, आज भी तकनीक से, पैकेजिंग से, मार्केटिंग से बड़ा दूर है। उसकी उपज जो होती है वो जब मार्केट में जाती है तो वो कई गुना, मतलब वो इतना मल्टीफोल्ड हो जाता है कि 6 रुपए की चीज 600 रुपए में बिक रही है। इतना फायदा एंटरप्रेन्योर्स को मिलता है। वहीं किसान को अगर ये चीजें सिखाई जाए, क्योंकि मैंने ऐसे समृद्ध किसान भी देखे हैं जो आज अपना हेलीकॉप्टर तक खरीदने की कुव्वत रखते हैं, तो वो किसान जो है उनकी समृद्धि के पीछे महत्वपूर्ण वजह है पैकेजिंग, अपनी यूनिट को स्थापित कर पाना, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पर जा पाना। इसके लिए भी कुछ फोकस होना चाहिए। कैसे इंडस्ट्री प्लस किसान, ये कैसे मिल सकता है? क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में दिशा वही दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो लास्ट ईयर फार्म लॉज रिफॉर्म की बात हो रही थी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो मिडिलमैन है उसको हटा दिया जाए और जो मार्केट फोर्सेज हैं वो डिसाइड करें कि किसान उगाएगा क्या। आज की डेट में आप देखिए, इंडिया इतना प्रोग्रेस कर चुका है 20 साल में, जो हमारी खाने पीने की जो चॉइसेस हैं वो इतनी इवॉल्व कर गई हैं। हम लोग बाहर के मास्टर शेफ जैसे शो देखते हैं और ऐसी डिफरेंट सब्जियां, हमें पता चला है कि वो 5 तरीके की सब्जियां नहीं मिलती हैं मार्केट में। एक सब्जी के, एक टमाटर के भी 10-20 प्रकार मिलते हैं। तो लेकिन इंडिया में ना वो सीड्स हैं ना वो उपज हो रही है। आप ये देखिए बाहर से कितना इंपोर्टेड फ्रूट इंडिया में आ रहा है आज की डेट में, अलग अलग, ब्लूबेरी हो गया, रास्पबेरी हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, ऐसी चीजें। तो पर मार्केट फोर्सेस का जो एक्चुअल में जमीन पर जो उग रहा है उससे कोई कनेक्शन नहीं है। आप आज अगर जापान के किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां कम से कम नहीं तो 20 तरीके की आपको मशरूम दिख जाती है, पर इंडिया में वो आप मतलब गांव वगैरह में तो छोड़ ही दीजिए, इवन दिल्ली जैसे शहरों में या बैंगलोर जैसे शहरों में भी आपको वो नहीं दिखेगा। नहीं, हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक अपडेट करूं गुंजन जी की कई इनोवेटर्स हैं। ऐसा नहीं, किसानों ने जैसे काली मिर्च की एक बिल्कुल नई उपज बस्तर से उठती है, 8 गुना से ज्यादा जो है वो उपज वहां पर हो रही। केरल के लिए खड़े मसाले जाने जाते थे, लेकिन बस्तर छत्तीसगढ़ में भी किसान कर रहे हैं। इसी तरह से हमने गोट फार्मिंग में या अन्य फार्मिंग में भी देखा कि कई लोगों ने कई इनोवेशंस किए हैं। पैकेजिंग, हाँ, ये सीमित है, ये बात सही है कि बहुत सीमित दायरा, छोटे क्लस्टर्स में हो रहा है। जी जी जी, आप ये समझिए कि एक नॉलेज अगर एक ऐसे, तो आप YouTube पे देखिए तो कितने ज्यादा ब्लूबेरी फार्मिंग हो रही है, तो लेकिन वो छोटे स्तर पे हो रही है, छोटे फार्म, कम्युनिटी फार्मिंग पर भी जोर देने की जरूरत है और उसमें सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। डॉक्टर सरकार, बहुत ही महत्वपूर्ण कई बिंदु जो हैं वो अन्य पैनलिस्ट से आए हैं, जैसे कि पिछले 10 साल जिस बजट की आप भी बात कर रहे थे कि पहले भी विरोध होता रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों के बजट में देखें तो बिहार पर वो फोकस नहीं था, जैसा जैन साहब का कहना बड़ा वैलिड पॉइंट दिखाई देता। इस बार एक राजनीतिक मजबूरी भी है और किसानों की मांग ये नहीं है कि आप बजट में कुछ बड़ा दे दें। जो चल रहा है एग्जिस्टिंग सिनेरियो में भी क्रियान्वयन को, इंप्लीमेंटेशन को बेहतर बनाया जाए। 2 चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं एक अर्थशास्त्री हूं, मैं एक आपको सजेशन बताता हूं। जिस तरह हमारे शेयर मार्केट में, हम इंडस्ट्रीज में काम करते तो हमारे शेयर्स होते हैं और शेयर्स के रेट से सेंसेक्स या निफ्टी बनता है। इसी तरह जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आलू है, गेहूं है, बाजरा है, जितने एग्रो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक इंडेक्सिंग होना चाहिए और एक मार्केट तय हो जानी चाहिए। और वो एग्रो प्रोडक्ट्स के रेट के आधार पर जब एग्रो प्रोडक्ट्स को ये प्रोक्योर करने जाएंगे तो इंडेक्स में जो रेट है उसी रेट से इन्हें खरीदना पड़ेगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए आलू जब मौसम आया
तो आपने 1 रुपए किलो के हिसाब से भर लिया, और जब मौसम दूसरा आया तो उसे 8 रुपए किलो के हिसाब से बेच दिया। यानी जो एग्रो प्रोडक्ट्स का मेन उपभोक्ता है वो तो बेचारा कष्ट में रहता है। बट सर यही तो काम है ना सरकार का, इसी को रेगुलेट करना तो सरकार का काम है। नहीं, सरकार, मैं वो निवेदन कर रहा हूं ना, रेगुलेशन की मैं तरीका बता रहा हूं जी। आप आलू का एक इंडेक्स, विभिन्न एग्रो प्रोडक्ट्स का एक इंडेक्स बना दीजिए, और इंडेक्स में वो रेट रहेंगे जैसे शेयर मार्केट में रहते हैं। इसी तरह आलू का रेट चल रहा है, तो आलू जब बढ़ेगा तो अपने आप इंडेक्स बढ़ जाएगा, वो किसान बेच ही नहीं पाएगा, न किसान बेचेगा और न ही इसको वो खरीद पाएगा। मेरा निवेदन शायद समझने में थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा हो, लेकिन ये जो इंडेक्सिंग हो जाएगा एग्रो प्रोडक्ट्स का, जब अगर मान लीजिए आज जो है पपीता गांव में मिल रहा है 1 रुपया किलो और हम खरीदने जा रहे हैं 40 रुपए किलो, इतना फर्क आ रहा है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि भैया इंडेक्स में तो 40 का भाव है, लेना है ले, नहीं तो जा, बीच में कमीशन खा सकता है 2% का। तो भैया जो एग्रो प्रोडक्ट्स में जो बीच में बिचौलिया खा जाते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल यही है। गेहूं में तो नहीं कर पाते, गेहूं चावल में इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन सब्जियों में बड़े मात्रा में क्योंकि बहुत अब हम चर्चा को समाप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक जो बिहार वाला पॉइंट उठाया, बहुत संक्षेप में इस पर अगर कोई टिप्पणी करना चाहें कि पिछले 10 साल से तो इतनी जरूरत नहीं लगी थी जितनी इस बार लग रही है। मुझसे पूछ रहे हैं? जी डॉक्टर सरकार जी। मैं मेरी ननिहाल बिहार में है, इसलिए बिहार से मेरा बहुत बचपन का ताल्लुक रहा है जी। और वास्तव में बिहार एक बीमारू राज्य रहा है, आर्थिक रूप से भी शोषित रहा है और राजनीतिक रूप से वो इतना प्रबल। और पिछले 2 टेन्योर में उसको लेकर इस तरह की सोच क्यों नहीं थी, बस इतना सा सवाल है। किस तरह की सोच जी? जो इस बार बजट देखने को मिल रहा है, पिछले 10 बजट में क्यों नहीं देखने को मिला जो जैन साहब ने उठाया? नहीं हुआ ऐसा है कि आप हर समय हर दिन एक चीज नहीं दिखाते। कल को मान लीजिए क्लासिकल लैंग्वेज के ऊपर, आप क्लासिकल गानों के ऊपर आप अच्छा ऐसा मान तो ले कि थोड़ा नीतीश कुमार जी का जोर चल रहा है, थोड़ा जो सरकार को स्थायी ताकतवर बनाए रखने का प्रयास है, वो तो राजनीतिक कारण है। क्यों मुंह खुलवा रहे हैं मुझसे? चलिए छोड़ दीजिए, आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया था जैन साहब ने। चलते चलते गुंजन जी, एक क्योंकि आपसे जरा कम बात हो पाई है, एक मुझे ये बताइए कि किसानों की मदद इंडस्ट्रीज कैसे कर सकती हैं? आई थिंक आप सही कह रहे थे कि जो पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग का जो इम्पैक्ट होता है एग्रो प्रोडक्ट्स पे, वो बहुत हाई है। तो ऑब्वियसली, लेकिन जो आज की डेट में जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, इट इज नॉट फ्री मार्केट। जो फ्री मार्केट फोर्सेस जिन्हें सरकार जी भी बोल रहे थे कि फ्री मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि प्राइस आपके जो प्रोड्यूसर है उसको मिले क्या, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट एक्चुअली इंडस्ट्री के लिए भी ये प्रॉब्लम है कि मिडिलमैन वो मार्जिन होल्ड करके रखते हैं। तो आप प्रोडक्ट को पैकेजिंग का जो तड़का लगाने की बात कर रहे हैं, वो पैकेजिंग का तड़का भी तभी लगा सकते हैं ना जब आगे करना तो चाहती है इंडस्ट्रीज, तो बिल्कुल हाथ खोल के बैठी हुई कि भैया कहीं से भी फायदा मिलता है इंडस्ट्रीज की, व्यवसायी की नजर तो रहती है भाई फायदा कहां से आए, और उनको पता है कि खेती किसानी में कितना लाभ हो सकता है। ये बड़ी दिलचस्प चर्चा रही और बड़े काम की चर्चा रही। समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब, आपका भी गुंजन जी बहुत धन्यवाद, मास्टर शिवराज आपका धन्यवाद, डॉक्टर सरकार आपका विशेष धन्यवाद, आप अर्थशास्त्री के तौर पर इस पैनल पर जुड़े।